नमस्कार। आज मैं बात करूंगी सम्राट और राजमुकुट के बारे में। ब्रिटेन में राजतंत्र सबसे प्राचीन संस्था है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सर्वोच्च शक्ति सम्राट में निहित है और सम्राट ही देश का सर्वोच्च शासक माना जाता है। सम्राट से संबंधित कानूनों का विकास, उससे संबंधित सारी स्थितियों का विकास परंपरा और विधि दोनों ने किया है। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से कानून हैं जिनके द्वारा सम्राट के पद एवं उत्तराधिकार से संबंधित स्थितियां स्पष्ट होती हैं, जिसमें हम पहली बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स के बारे में। बिल ऑफ राइट्स के द्वारा यह निश्चित किया गया कि सम्राट प्रोटेस्टेंट ही होना चाहिए, वह रोमन कैथोलिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि सम्राट का पद वंशानुगत है और महिलाएं भी सिंहासन पर बैठ सकती हैं। सिंहासन पद वरिष्ठता या ज्येष्ठता के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार जनप्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि सम्राट की मृत्यु का संसद के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके अधीन कार्यरत पदाधिकारियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। इसी प्रकार से रीजेंसी एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि सम्राट यदि नाबालिग है या 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके कार्य एक रीजेंट द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। और यदि सम्राट अस्वस्थ है या अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह से इन विधियों के माध्यम से सम्राट के पद एवं उत्तराधिकार से संबंधित स्थितियों को निश्चित किया गया। सम्राट को जो वेतन भत्ते या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, उनके संबंध में ब्रिटेन में यह व्यवस्था है कि सम्राट तथा शाही परिवार के अन्य जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रीय कोष से वेतन भत्ते और खर्चों के रूप में वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा और यह अनुदान संसद तय करेगी, संसद निर्धारित करेगी, सुनिश्चित करेगी विधि के माध्यम से, और इस अनुदान को सिविल सूची कहा जाता है। तो इस प्रकार सम्राट की ये वैधानिक या कानूनी स्थितियां ब्रिटेन में हैं। अगली बात कि प्राचीन काल में सम्राट व राजमुकुट में कोई भेद नहीं था, क्योंकि सम्राट ही समस्त शक्तियों का केंद्र था। किंतु वर्तमान में लोकतंत्र की स्थापना ने इस भेद का महत्व बढ़ा दिया है। लोकतंत्र ने सम्राट की सारी शक्तियां राजमुकुट को प्रदान कर दी हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि राजमुकुट क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ तो हम राजमुकुट का लेते हैं कि जिसे सम्राट अपने मस्तक पर धारण करता है, सिर पर धारण करता है, जिसे हम ताज भी कहते हैं। लेकिन संवैधानिक अर्थ कुछ भिन्न है। संवैधानिक अर्थ यह है कि राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं तथा सभी प्रशासनिक सत्ताएं आती हैं। इस रूप में यह एक संस्था है और व्यावहारिक दृष्टि से यह शासन का प्रतीक है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु ये वंशानुगत संस्था नहीं है। यह लोकतंत्र का प्रतीक है और जनता के अनुसार यह हस्तांतरित होती रहती है। जैसे जनता चाहे वैसे इसको हस्तांतरित कर सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम्राट जहाँ एक
व्यक्ति है, राजमुकुट वहाँ एक संस्था है। तो सम्राट और राजमुकुट में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, कौन से अंतर हैं जिनसे हम इसके अर्थ को और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें कई बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। सामान्य तौर पर तो हम कह सकते हैं कि राजमुकुट से तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है, लेकिन सम्राट और राजमुकुट में हम क्या अंतर करेंगे? तो पहला अंतर हम करते हैं व्यक्ति और संस्था के आधार पर। व्यक्ति और संस्था के आधार पर इस प्रकार से कि ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि सम्राट मर गया है, सम्राट चिरंजीवी हो। सम्राट मर गया है, इस शब्द से सम्राट के व्यक्ति के रूप का बोध होता है, तथा सम्राट चिरंजीवी हो, इस शब्द से सम्राट के संस्थागत रूप का बोध होता है। व्यक्ति के रूप में सम्राट का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, सिंहासन पर बैठता है, क्राउन पहनता है और उसे सिंहासन से हटाया भी जा सकता है, या वो स्वयं भी पद त्याग सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। परंतु राजमुकुट हमेशा जीवित रहता है, स्थायी है। वह ना जन्म लेता है, ना मरता है, वो शाश्वत है, स्थायी है, उसका कभी अंत नहीं होता। तो इस तरह से संस्था चिरंजीवी है, संस्था के रूप में राजमुकुट चिरंजीवी है और व्यक्ति के रूप में सम्राट नश्वर है। दूसरा अंतर हम करते हैं स्थायी और अस्थायी के आधार पर। एक व्यक्ति के रूप में मृत्यु निश्चित है, इसलिए सम्राट अस्थायी है, लेकिन एक संस्था के रूप में राजमुकुट स्थायी है, इसलिए वो चिरंजीवी है, उसका कभी अंत नहीं होता। तीसरा अंतर हम करते हैं वैयक्तिकता और सामूहिकता के आधार पर। यानी राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग व्यक्तियों का समूह करता है, जैसे संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवक, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन सम्राट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति करता है और वह व्यक्ति क्राउन का, राजमुकुट का एक भाग है। इसी प्रकार हम अगला अंतर करते हैं औपचारिकता और वास्तविकता के आधार पर। औपचारिकता और वास्तविकता के आधार पर हम यह अंतर कर सकते हैं कि राजमुकुट अदृश्य है, उसे हम देख नहीं सकते, परंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है, वही शासन का प्रतीक है। उसकी शक्तियां अत्यधिक हैं और व्यापक भी हैं, क्योंकि उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही शक्तियां विद्यमान हैं। कानूनी तौर पर तो ये शक्तियां सम्राट के पास हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग राजमुकुट करता है। राजमुकुट के द्वारा संप्रभुता का वास्तविक उपभोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सम्राट तो दृश्य है और वो केवल एक ध्वज मात्र है, या रबर की मोहर के समान है, या हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक सजावट या शानो शौकत का प्रतीक है, स्वर्णिम शून्य है। ये सारी चीज़ें हम सम्राट के संदर्भ में कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। अगला अंतर हम करते हैं उत्तरदायित्व और अनुत्तरदायित्व के आधार पर। उत्तरदायित्व और अनुत्तरदायित्व के आधार पर किस प्रकार से कि सम्राट राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। मंत्रिमंडल उन शक्तियों के प्रयोग के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि सम्राट के प्रत्येक कार्य पर किसी न किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होते हैं, जबकि दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि क्राउन की शक्तियों का प्रयोग निजी तौर पर वो नहीं कर सकता, अतः सम्राट उनके प्रयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता।
इसीलिए एक कहावत प्रचलित है ब्रिटेन में कि सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी अपने कार्य के लिए उत्तरदायी, किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसके हर कार्य के लिए मंत्री या मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। इस स्थिति को और ज़्यादा स्पष्ट किया चार्ल्स द्वितीय के एक दरबार ने, और उसने एक काव्यात्मक शैली में इस चीज़ को इस तरह से कहा कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ल की बात नहीं करते हैं और ना करते हैं बुद्धि की बात कोई। तो इस प्रकार से सम्राट के कार्यों के लिए सम्राट स्वयं उत्तरदायी नहीं है, बल्कि सम्राट के कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। अगला अंतर हम करते हैं राजतंत्र और लोकतंत्र के आधार पर। निश्चित रूप से जो राजमुकुट है वो लोकतंत्र का प्रतीक है, या हम कह सकते हैं कि वो जनता की इच्छा का प्रतीक है, और वो जन इच्छा को अभिव्यक्त करता है तथा जन इच्छा से वो प्रभावित भी हो सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है। किंतु सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है और उसका पद भी वंशानुगत है, और समस्त स्थितियां उसकी विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से निश्चित की गई हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सम्राट एक व्यक्ति के रूप में समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो राजमुकुट में निहित हैं, और राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सत्ताएं सभी आती हैं, और सम्राट उसी राजमुकुट का एक भाग है। संवैधानिक संस्था राजमुकुट है, जबकि सम्राट उसका एक भाग है। मैं मेरी अगली कक्षा में बात करूंगी सम्राट और राजमुकुट की शक्तियों के बारे में, या उन दायित्वों के बारे में जिनसे यह स्पष्ट होगा कि राजमुकुट किन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिनके आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि समस्त शक्तियां राजमुकुट में निहित हैं। धन्यवाद।